बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इज़हार राय और इज़हार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। ये पैगाम दो टोक है, मगर सवाल है कि आर्मी चीफ का ये पैगाम किन के लिए है? उनके लिए जो सियासत को अदारों तक ले आए हैं या किसी और के लिए? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में जनाब जावेद फ़ारूकी साहब को तकलीफ़ दी है और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अगर आप इजाज़त दें तो मैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब से एक आध बिल्कुल बात कर लूँ। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। आप उम्मन कम ही अपने चैनल के अलावा कहीं और नज़र आते हैं, तो मैं आपका पर्सनली बड़ा थैंकफुल हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये आर्मी चीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, ये किसी सियासी ग्रोह की तरफ इशारा है या ये पब्लिक एट लार्ज की तरफ इशारा है या फिर किसी और की तरफ है? कि वो जो यानी आइन में तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो आर्टिकल 19 है वो क्या हदूदो क़यूद उसने आयद की हुई हैं? जी बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब। ये तो एक सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी ही अच्छी बात है कि मुसल्लह अफ़वाज के चीफ जो हैं वो आइन की बात कर रहे हैं और आइन के अंदर जो लिमिट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि आइन के हवाले से मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से ऐसा बयान आना, तो इसका मतलब है कि आइन एक मुकद्दम दस्तावेज है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह के ही पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जो है वो करती हैं। अब देखा अगर जाए इस हवाले से तो आर्टिकल 19 और फिर उसके बाद जो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से है, फंडामेंटल राइट है और वो सब्जेक्ट टू लॉ है। अब सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब है कि उस कानून के अंदर क्या कदगन है जहाँ पे जाके आपकी जो है वो नाक खत्म होती है और दूसरे की आज़ादी जो है वो शुरू हो जाती है। सही। तो लेकिन ये भी देखना ये है कि ये किस मामले के ऊपर क्या हो। जाहिर है कि जो आइन को इंटरप्रेट करने के हवाले से और आइनी हदूद क़यूद के तयन के हवाले से जो आइन है हमारा आइन पाकिस्तान, वो एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस करता है, जिसमें अदलिया ने आइन की तशरीह करनी है, एग्जीक्यूटिव ने अमल करना है और लेजिस्लेशन ने वो कानून बनाना है। अब बिल्कुल आइन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि क्या आइन को इंटरप्रेट करने का इख्तियार किसका है? वो तो अदलिया का है। और बड़ी अच्छी बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आइनी हदूद और क़यूद की बात कर रहे हैं और ये करनी भी चाहिए उनको, लेकिन वो आइन को इंटरप्रिटेशन का इख्तियार जो है वो मुसल्लह अफ़वाज का नहीं है, वो अदलिया का है। सही। अब बात यह कि ये किस तनाजुर में की जा रही है। हम देख रहे हैं कि 2000 जब से ये नो कॉन्फिडेंस हुआ या उससे पहले जो है उसके बाद से मुसलसल जो मुसल्लह अफ़वाज हैं या उसके ज़ैली इदारे हैं उनके हवाले से तनकीद और उसके ऊपर बहुत ज्यादा तस्वीर लगा के और इस तरह की एक फेक न्यूज जो है वो उसका एक वावेला है जी। लेकिन ये भी देखा है हमने कि बहुत जिम्मेदार इदारे जैसे अदलिया है, अदलिया के अंदर भी जो है वो बहुत सारी अब 6 जजेस का जो खत है उसके अंदर मुदाखलत का जो इल्जाम लगाया गया है, तो मुदाखलत का इल्जाम जो है वो इनडायरेक्टली जो दिफाई सलामती से मुतालिक या कौमी सलामती से मुतालिक जो इदारे हैं उनकी तरफ इशारे हो रहे हैं जी। तो आप इसको जो है वो किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बात एक यही है कि आपका आइन ही ये आज़ादी देता है कि जब कोई कानून तोड़ेगा, मतलब अगर आर्म फोर्सेस के लोग जो हैं वो किसी कानून को तोड़ेंगे तो वो एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर आ जाएंगे और क्रिमिनल एक्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जहां आपके किसी क्रिमिनल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर क्रिटिसिज्म भी होगा, खबर भी आएगी और उसके ऊपर बातचीत भी होगी। तो बात यह है कि जब आप अपने आईनी रोल के अंदर रहते हैं और तो फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं है। कोई मसला ही कोई नहीं है, लेकिन एक ये भी हमें देखना पड़ेगा कि
अगर किसी फ़र्द का कोई एक्ट है, उस पर कानून का इतलाक़ होता है, तो अदारे को निशाना बनाना या एक फ़र्द के ख़िलाफ़ प्रोसीड करना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर एक फ़र्द के ख़िलाफ़ प्रोसीड हो जाए तो मेरा ख़्याल है कि इदारे के ऊपर फिर तनकीद जो है वो नहीं बनती। तो हमें, हमारी जो हिस्ट्री है वो हम अफराद को बाज़ औक़ात बचाते हैं, ये भी अपनी जगह के ऊपर है, और इदारे फिर तनकीद की ज़द में आ जाते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो इल्ज़ाम 6 जजों ने अपने ख़त के ज़रिए लगाया है, अगर वो कानून के ऊपर अमल कर लेते, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर देते, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर देते, तो ये जो इदारे हमें एक दूसरे के सामने खड़े नज़र आ रहे हैं बादी नज़र में, ये शायद इससे बचत हो सकती थी। क्या ख्याल है आपका? नहीं, देखिए ये तो बहुत आपने एक बड़ी आइडियल किस्म की सिचुएशन की है ना। आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक लिंक करती हैं। जी। मतलब फर्ज करें, मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। अभी हाल ही के अंदर एक शायद मेजर जनरल थे जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, और आईबी ने जो है वो उनको ट्रैक किया था कि वो जो है वो शायद कौमी सलामती के बरखिलाफ जो है वो किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे। जी। तो इसी तरह से अगर कोई एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की या कौमी सलामती के हवाले से एक्टिव है या क्राइम कमिट करता है, तो वो किस इम्यूनिटी का हकदार है? एहतसाब अगर इदारे खुद अपने लोगों का करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर बयान आना चाहिए था। एक ये वेग है कि आर्टिकल 19 जो है वो उसके अंदर दूसरे या मुसल्लह अफवाज की क्या हदूद क़ुयूद हैं वो उसको जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और अच्छी बात भी होती कि वहाँ पे कहा जाता कि भाई इदारों के दरमियान कोई मुदाखलत या किसी दूसरे इदारे के अंदर हम मुदाखलत नहीं कर रहे हैं या नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इदारे के अंदर किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से मुसल्लह अफवाज की जो है दीगर जो सिविलियन या आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके अंदर मुदाखलत का कोई जवाब बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और तो अगर कोई मुदाखलत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, अगर आपके पास शिकायत आई है तो आपको चाहिए कि अगर देखें अब जो है वो एक 199 की बार भी है, तो आपके पास अगर शिकायत आएगी, अभी आपने देखा होगा कि भाई ऐसा भी होता है 209 की बात कर रहा हूं कि अगर है, अब ये जनरल फैज हमीद का भी हमने देखा जिनके खिलाफ टॉप सिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो उसने एनगल्फ किया। अब वजारत दिफा जो है और फिर उसके बाद अब एक मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दूसरी तरफ हम अदलिया में देखते हैं कि अदलिया के अंदर जो जज साहिबान थे जिनके ऊपर करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम थे, अदलिया ने उनका एहतसाब शुरू किया। इधर फौज जो है अगर उसके अहलकार या इदारे किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उस कानून के तहत उनका एहतसाब भी शुरू कर दिया गया। तो ये खुद एहतसाबी की तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल है उससे बहुत बेहतर माहौल होगा और पाकिस्तान ये आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका क़य्यूम सिद्दीकी साहब वक्त देने का। सर, ये बात तो दोनों जा रही है, कुछ ग्रोहों के ऊपर भी जा रही है, कुछ सियासी लोगों के ऊपर भी जा रही है, कुछ सियासी जमातों के ऊपर भी जा रही है जो बांगे दोहल पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। यानी बात अगर अदारों के सामने लाने की ये तक पहुंच चुकी है एक तरह से, तो ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की है बज़ाहिर बिल्कुल ठीक बात की है। तो आप इस सारी सिचुएशन में क्या फ़ील करते हैं कि अब मामला किस तरफ को जा सकते हैं? देखें इमरान साहब, जनरल आसिम मुनीर जब से इन्होंने कमान संभाली है, उस वक्त से जो मुसल्लह अफवाज का इदारा है उसने अपनी वर्किंग का स्टाइल तब्दील किया है। ठीक, इससे पहले हमें ISPR बहुत ही एक प्रोएक्टिव किस्म का उसका रोल नज़र आता था। सही, हर छोटी छोटी बात पर वहाँ आपको प्रेस ब्रीफिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को आती थी। लेकिन अब ये एक अच्छा फ़ैसला किया गया कि जिसमें वो एक सिलसिला उसको रोका गया और बहुत ही अपने आप को कंपोज कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 2 साल से ख़ास तौर पर जो भी सियासी मैदान के अंदर जो सियासत हो रही है उसमें आप भी देखते हैं कि हदफ तनकीद बनाया जाता है मुसल्लह अफवाज के इदारे को कि सियासत के अंदर वो मुदाखलत करते हैं। अब इस वक्त 2 जगहों पर ये डिबेट हो रही है। एक तो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी PTI जो है वो तनकीद कर रही है, वो तो प्रोपेगेंडा कर रही है। अच्छा, अब उसके साथ एक और भी शरीक हो गया, मौलाना फजलुर रहमान शरीक हो गए। ठीक है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि
कहा जा रहा है कि जी कि सियासत में मुदाखलत करती है फ़ौज और फिर खुद कमेटी बनाई जाती है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। और वो मुज़ाकरात किस कैपेसिटी में होंगे, आइन की कौन सी दफ़ा के तहत, आर्टिकल के तहत होंगे? इसकी कोई वजाहत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। दूसरी बात यह है कि एक आपने जैसे बताया कि दूसरा केस जो है अदलिया के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पर भी यही है कि इदारे जो हैं दूसरे इदारों के काम में इंटरफेयर करते हैं, दबाव का बायस बनती है, जो भी है। देखिए ये चीज़ें जो हैं, अब मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर एक डिबेट है, इसमें कोई परेशान होने वाली मेरी दानिश में तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। यानी सोसाइटीज़ के अंदर जब ये डिबेट होती है तो उससे एक बेहतरी ही होती है, आप एक कदम आगे ही बढ़ते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ बेहतरी बरामद होती है। अब सूरत हाल ये है कि जो सियासी लोग होते हैं उनके लिए बात करने का बहुत ज़्यादा मौका होता है। आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जलसा है, और भी बेशुमार उनके इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, टीवी टॉक शोज़ में बैठकर वो खुलखुला कर बात करते हैं। इदारों के जो सरबराहान होते हैं, और ख़ास तौर पर जैसे मुसल्लह अफवाज का इदारा है, सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये रोज़ रोज़ आकर बात नहीं कर सकते। तो ये एक वो इसी तरह से फिर कोई मौका होता है जिसमें वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करते हैं। तो आज बड़ा उन्होंने क्लियर और लाउड किस्म का उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आइनी हदूद व क़यूद का बहुत अच्छी तरह से इल्म है, और उनका इशारा जो है वो वाज़ेह तौर पर एक मखसूस एक सियासी ग्रोह जो है उसको भी एड्रेस किया उन्होंने कि आप जिस किस्म की जो आइन के अंदर जो आज़ादी दी गई है वो तो ज़ाहिर लिखी हुई है, लेकिन कहाँ कहाँ आप भी उससे एक्सीड कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सबको पता है। और जो ऐसी बात करते हैं उन्हें फिर कोई हक नहीं पहुँचता कि उंगली उठाने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सारी बातों के होते हुए ये एक जो डिबेट चल रही है इसको किसी तरफ लगना चाहिए। पाकिस्तान में हमने हमेशा मामलात उसी वक्त ख़राब हुए हैं जब हम अदलिया जो है वो अपने काम छोड़कर एग्जेक्टिव के काम में आ जाती है। फ़ौज ने बार बार मार्शल लॉ लगाया जिसका अब इदराक वहाँ पर हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम 2002 से ऑनवर्ड मुसलसल ये 5वीं पार्लियामेंट जो है उसका इंतखाबात हुए हैं, और हमने 4 पार्लियामेंट्स देखी, चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। मुझे तो इसमें एक बेहतरी नज़र आई है। और आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट जो है ये ना सिर्फ ये कि अपनी उन्होंने पोजीशन वाज़ेह की है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी पॉलिसी लाइन है और फ्यूचर के लिए भी उन्हें एक गाइडलाइन दे दी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आके बात करेंगे मौलाना रहमान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर। और एक्टिव हुए हैं नए मुशीर वज़ीर आज़म के मौलाना फजल रहमान से बातचीत करने के लिए जनाब राना सनाउल्लाह साहब। इस पर गुफ्तगू होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आलमी मालियाती अदारे IMF के मिशन ने अपनी आमद से कबल बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फ़ैसला किया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से पहले वजारतों को अहदाफ मुकम्मल करने की हदायत की गई है, और तमाम अहदाफ मुकम्मल होने पर तफसील IMF वफ्द को दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कर्ज अदायगियों, दफाई बजट और टैक्स वसूलियों का हदफ तय किया जाएगा। तरक्याती और जारी बजट का हदफ भी तय होना बाकी है और वो भी किया जाएगा, जबकि वजारत ख़जाना ने बजट बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में हमने गुफ्तगू करनी है, हमने तकलीफ़ दी है आज डॉक्टर शाहिद हसन साहब को, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्फ़कार महतू साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम मुकम्मल हो गया सो हो गया, अब ये जो आने वाला प्रोग्राम जो हम दरख्वास्त कर रहे हैं IMF के साथ कि हमें एक नया प्रोग्राम दिया जाए गालबन 6 से 8 अरब डॉलर का, तो उसके लिए कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका। IMF के साथ जो हम अगले प्रोग्राम में जा रहे हैं वो पाकिस्तान का 24वां प्रोग्राम होगा 1965 से अब तक। ठीक है जी। तो इसके बाद जो कुछ इसका नतीजा होगा वही होगा जो इससे पहले के 23 प्रोग्रामों में था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो यह है कि हमारी मईशत पूरी तबाह बर्बाद है, और आलमी सतह में भी जो तब्दीलियां हो रही हैं तो अमेरिका का रवैया भी बदल चुका है। IMF की जो शराइत हैं उसके तहत अगर हम कर्जा लेते हैं जी तो वो पाकिस्तान के लिए इतनी जबरदस्त तबाही का नुस्खा होगा कि हमारे लिए बड़े खतरात और चैलेंजेस बढ़ेंगे। अच्छा जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देखिए स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी रखी है जी, और IMF ने उसकी तारीफ की है। ठीक, उसमें सूरत हाल ये है, मैं अगर आपको आदाद शुमार बताऊं कि वो क्यों तारीफ कर रहा है जी, कि मई 2022 में
पाकिस्तान का जो डिस्काउंट रेट था स्टेट बैंक का वो 12.5% था, ठीक। और हमारा अफरात ज़र जो था वो था 13.8%, यानी मामूली ज्यादा था हमारा अफरात ज़र डिस्काउंट रेट से। ठीक। मगर स्टेट बैंक ने कहा कि नहीं, हमें तो इन्फ्लेशन को और कम करना है, तो उन्होंने डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू किया। अब जो को आदाद शुमार हैं वो ये है कि मई 23 में ये डिस्काउंट रेट जो 12.5% था वो बढ़ के 21% पर आ गया, और ठीक। डिस्काउंट रेट जो इन्फ्लेशन हम कम करने जा रहे थे वो 13.8% से बढ़ के 38% आ गया, यानी ओहो। तकरीबन 17% मनफी। ये जो है ठीक। ये तो एक्सप्लॉयटेशन के ज़िम्मे में आता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, लेकिन सही। उसके बावजूद स्टेट बैंक पिछले 8 महीने से 22% रखा हुआ है, और उस जो है हमारा IMF उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन उसकी तबाही अगर आप ये देखें कि हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज हैं, जो भी वफाक के जी नेट फिगर में बता रहा हूं, उसके ठीक। मुकाबले में सूद जो हम दे रही है मुल्की कर्जों पर वो ज्यादा है। ठीक। तो अगर आप वफाकी नेट टैक्सेस से सिर्फ सूद भी अदा नहीं कर सकते तो फिर पूरा मुल्क कैसे चलेगा? तो ये नुस्खा तो तबाही का है। दूसरी बात ये थी कि FBR जो भी टैक्स कलेक्ट करता है, कोई 9,415 अरब रुपए का हदफ है जो अवाम दे रहे हैं, जी। उसका तकरीबन 80% बैंकों को दिया जाता है जो बैंकों से कर्जे लिए हैं, बेतहाशा बैंकों से कर्जे लिए हैं, तो उस पर 22% से आप की शरह सूद रख के दे रहे हैं। तो ये तो जी। तबाही का नुस्खा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें IMF से कर्जा तो हर हालत में लेना है, ठीक। लेकिन हमें उसको ये करना है कि अपनी एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। वो हिकमत अमली जो है, जो हमारा बजट आने वाला है जून में वफाक के और सूबों के, जी उसके तहत वो हिकमत अमली के वो बजट बनाया जाए, उसमें उतनी इस्लाहात की जाए कि IMF की शराइत भी पूरी हो जाए और हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाए, और इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाए IMF के। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 3 साल के बजाय 2 साल में इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएं। अगर ये नहीं करते जी जी तो डॉक्टर ये साहब, तकरीबन मैं कहूंगा कि खुदा न खास्ता ये खुदकशी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि अब ये सूरत हाल इतनी तबाही हो गई है कि हम IMF और पाकिस्तान अब साथ साथ नहीं चल सकते। तो डॉक्टर हमें ये साहब हिकमत अमली नहीं बनानी पड़ेगी। आखिरी बात सादा अल्फाज में, जो हमारे सुनने वाले जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको समझ आ सके कि वो हिकमत अमली मोटी मोटी क्या हो सकती है कि अवाम भी बच जाएं, IMF की भी शराइत पूरी हो जाएं और पाकिस्तान भी जो है उसकी इकॉनमी चल पड़े। जी, वो बड़ा ही अहम बात है। तो उसके लिए हमारा जो SIFC है उसको एक मीटिंग बुला के जो सियासी बड़ी पार्टियां हैं उनको मीटिंग में बुलाना पड़ेगा और उनको कहें जी आपका जो मंशूर है जिसके तहत आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं वो और आईन पाकिस्तान की जो मुताल्लिका रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी रोशनी में हम पांच बातें करना चाहते हैं। जी। नंबर 1 जी कि 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जिस किसी की भी आमदनी है पाकिस्तान में उसने टैक्स देना है और हुकूमत ने वसूल करना है, किसी को छूट नहीं मिलेगी। 10 लाख रुपए सालाना से कम पे टैक्स माफ है, लेकिन उससे ऊपर हर आदमी को देना है, कोई छूट नहीं होगी उसमें। नंबर 1 ये इनकम टैक्स की बात की आपने। टैक्स जो है इस वक्त 17-18% है, वो नहीं चल सकता, उसको हमें 7.5% पर लाना पड़ेगा। और पेट्रोलियम लेवी भत्ता जिसे मैं कहता हूँ उसको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि हमारी सनतें नहीं चल रही, हमारी बरामदात नहीं हो रही और हमारी महंगाई जो है बढ़ रही है। तो पहली शर्त तो ये है कि बजट में ये रख दिया जाए, तो ये तो उसकी शराइत से ज्यादा है IMF की, लेकिन फिर वो ये हमें नहीं कह सकता कि आप बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, GST बढ़ाएं। हमें अपनी हिकमत अमली जिसमें उनकी शराइत ये पहली होगी। ठीक। दूसरे के है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, जिसके तहत प्रैक्टिकली काला धन सफेद होता है और हुकूमत को एक पैसा भी नहीं मिलता, उसको हमें मंसूख करना पड़ेगा बिल्कुल। और तीसरी बात ये थी कि जो हमारे देखा हमने कि FDI जो है जब से बनी है SIFC वो भी गिर गया है और तफसीलात भी फरवरी तक गिरी हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये इस्लाहात लाजमन करनी है। तीसरी बात ये थी कि आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए कि जो आवाम ने टैक्सेस दिए वो तो आपने सूद पैदा कर दिए, तो लोग क्यों टैक्स देंगे फिर? तो जब इस तरीके से आप मुनसिफाना करेंगे तो तमाम पार्टियों ने ये तय किया हुआ था कि 7% ऑफ GDP हमें तालीम पर खर्च करना है। मिसाल के तौर पर अब 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आईन ये कहता है कि 25 अलिफ
कि 16 साल तक के हर बच्चे को स्कूल जाना है। हुकूमतें वायदा करती रही कि पहले का 2015, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं हुआ। 2029, अब तो ये 2080 तक भी हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, न इलाज मुआवजा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये भी देखना होगा कि एक तरफ जो है हम टैक्स चोरी रोकें, और तीसरा ये कि शाहाना अखराजात में कम से कम 25% कमी करें, और रेमिटेंसेस के बजाय बरामदात को फोकस करें, और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए जो बिल्कुल हो चुकी है, बहुत ठीक हो गया सर, बहुत ज़बरदस्त निकायत आपने बताया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो बड़ी खौफनाक पिक्चर बताई इन्होंने, क्या कहते हैं? देखिए, IMF के पास जाना आपकी मजबूरी, अगर नहीं जाएंगे चारा कोई नहीं, तो चारा नहीं रहेगा। मसलन क्यों नहीं रहेगा? इसलिए कि पाकिस्तान के वो तबकात जिनके पास एक बड़ी आमदनी है हर साल, मसलन होलसेल ट्रेड, जिनकी ताजर दोस्त पॉलिसी लगाई, ये इमरान साहब को 6,500 अरब रुपया मुझे याद आ रहा है कि इनका GDP में शेयर है, और टैक्स इनके ऊपर टर्नओवर लगा हुआ है। टर्नओवर यानी 0.25% तकरीबन। ठीक। अब ये टैक्स जो दिया जाता है, बल्कि अगर अब जो ताजर हैं उनके ऊपर बिजली के बिल के हिसाब से टैक्स है, तो वो भी बड़ा मामूली सा है, 1,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, इस किस्म का। ताजर दोस्त पॉलिसी जिसके ऊपर ये था कि 3 लाख 4 लाख नए टैक्स पेयर इसमें आएंगे, उसमें कोई मेरा ख्याल 125 आए टोटल, ठीक, जो रजिस्टर्ड हुए। ये लोग कहते हैं हमने टैक्स नहीं देना, निकल गए। दूसरा फ्यूडल तबका पाकिस्तान का, कोई 20,000 लोग हैं बड़े फ्यूडल्स, 1,000 अरब की GDP में उनकी शेयर है, और पूरे मुल्क में ज़रे इनकम टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है वो 3 अरब 4 अरब साल का, यानी वो अपनी आमदनी पे नहीं। ये जो कहते हैं हम टैक्स देते हैं, खाद पे भी देते हैं, फलां पे भी देते हैं, और ये सेल्स टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स जो पास ऑन हो जाता है मुझे गंदम के आटे की शक्ल में, वो मैं दे रहा हूँ, वो पब्लिक दे रही है, यानी वो कंज्यूमर दे रहा है, एंड पे कंज्यूमर दे रहा है। अच्छा, अब IMF के अंदर अगर हम प्रोग्राम नहीं लेते हैं तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो इन्फ्लेशन रेट, जब श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया तो वो था 70%। अभी हमारी 20% पे इन्फ्लेशन रेट पे चीखें निकल रही हैं ना। हर बंदा कह रहा है ना महंगाई बहुत, 700 रुपये किलो चिकन है, दाल पौंड से बाहर है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि आटा पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली एक बैरोमीटर है कि आपको ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना 2350 कैलोरीज की ज़रूरत है। उस 2350 कैलोरीज में आटे का जो शेयर है वो 60% प्लस हो गया है। बाकी चीज़ें लोगों की खुराक, अशिया खुराक पौंड से बाहर निकल गई हैं। इमरान साहब, अब ये हुआ, अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो डिफ़ॉल्ट होता है, और 70% इन्फ्लेशन रेट आप झील लेंगे, नहीं झीलेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आटा भी नहीं रहेगा पहुँच में। तो इसलिए आपने आना है उसके अंदर। अब IMF शर्त क्या लगाता है? IMF आपको ये मैं हैरान होता हूँ कि पहली बात तो ये कि 66 साल से आप IMF के नशे में। अयूब खान की गवर्नमेंट में ने जब कू किया, वो एक कू करके आ गए, तो 1 महीना 11 दिन के बाद वो IMF के पास चले गए कि जी हमें जो है वो मदद दें। $25,000 की पहली स्टैंड बाई अरेंजमेंट मिली, जो SSBA मिला है, जिसको आज कंप्लीट हम कर रहे हैं 9 महीने का। $3 अरब का वो $25,000 का पहला था। इस तरह 66 साल का नशा इसमें कोई नहीं बचा। इमरान खान से लेके तो आप समझिए कि पीपल पार्टी हो या नून लीग हो या कोई मार्शल लॉ हो, ये सभी लोग IMF के पीछे 24 प्रोग्राम हुए, बीच में भागते भी रहे, कोई 5-6 प्रोग्राम पूरे किए, बाकी सब में हम दरमियान में भाग गए। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में बड़े सोच समझ के आना है, आवाम को बचाते हुए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगला प्रोग्राम क्या है उनका, वो कह रहे हैं कि इस साल जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 9,400 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इसमें भी अगर मैं आपको थोड़ा सा फिगर बताऊं तो अगले 3 महीने में 2,690 अरब रुपए आपने इकट्ठे करने हैं, यानी एवरेज आपका आता है 896 अरब अगले 3 महीने में पर मंथ। जो एवरेज प्रो रेटा बेसिस पे 12 महीने की थी वो थी 787 अरब। तो 109 अरब रुपए आपको अगले 3 महीने में हर महीने ज़्यादा इकट्ठे करने हैं 9,400 अरब का टैक्स टारगेट IMF का पूरा करने के लिए। अगले साल IMF कह रहा है कि 9,450 अरब नहीं, 11,000 अरब लेना है। 1,500 अरब का आपने इजाफा करके इस टैक्स को आगे। अब ये क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि भाई टैक्स आप नहीं इकट्ठा करोगे तो आप लोन ले रहे हो। अब लोन का मुसीबत ये बन गई है, आप इंटरनेशनल लोन तो ले ही रहे हैं ना, और वो अब कम हो गए हैं। इंटरनेशनल लोन कम हो गए क्योंकि आपकी साख ही कोई नहीं, आपको पैसे देता ही कोई नहीं। बड़ी मुश्किल, आप बॉन्ड फ्लोट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो इतना प्रॉफिट मांगते हैं, इतना बड़ा मार्कअप रेट मांगते हैं कि आप पीछे बैक फुट पे जाते हैं।
तो आपके पास पाकिस्तान के बैंक हैं, स्टेट बैंक है, वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे बैंकों को फ्रॉड करके कर्जा लेके देता है और 5.2% और GDP सबसे बड़ी पेमेंट अब आपकी सूद की बन गई है। यही वो कह रहे थे। अब पेंशन की बात भी हो रही थी, ये भी IMF की वो कह रही कंडीशन है जी पेंशन पे टैक्स लगाओ। अब पेंशन पे आपने जो मतलब सबसे बड़ा थ्रेश होल्ड है ना, मतलब ग्रेड 22 का अफसर रिटायर होता है, मेरे ख्याल में उसकी कोई अंदाजा है मेरा कि 2.5 लाख रुपए पेंशन होती है। 2.5 लाख के ऊपर आपने 10% टैक्स लगाया और 20% इन्फ्लेशन रेट भी है। अगर आप ये निकाल लेते तो 75,000 उसके निकल गए, ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये निकल जाएंगे पैसे तो आप उस लेवल पे उसको ले आएंगे जो 2016 में उसकी पेंशन थी, यानी पेंशन गुज़श्ता वाली और महंगाई आज वाली। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा और पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी ये इनके हाथ से, तो किसानों के हाथ से तो इनको अच्छी वहाँ नेक नामी नहीं है। और अगर पेंशनर पे भी टैक्स लग गया तो वो भी नहीं, अगर सोलर पे लगा दिया वो भी नहीं। मसला लीडरशिप का नो, मसला है पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का। वही ना, वो इस इशराफिया के तबके को पाकिस्तान के अवाम से टैक्स उठा के अपने जिम्मे लेना होगा। कोई लीडर ही करेगा ना सर। लीडर तो आपस में लड़ रहे हैं। लीडर शहबाज शरीफ है और आपस में नहीं, शहबाज शरीफ की बात नहीं मैं कर रहा। वो जो उन्होंने बात कही कि सब इकट्ठे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी बैठे और इस मसले का हल निकालें, ये एक दूसरे को रोल लेंगे। ये तो एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं। इमरान खान ने कब कहना कि इनकी नेकनामी हो जाए। चलें ऐसे ही आपस में लड़ते रहें और अवाम यूं ही मरते रहें। मेरा ख्याल है कि यही चल रहा है। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि फिर उसी सियासत की जो इक़्तिदार की सियासत है, जो कुछ लेने और देने की सियासत है। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी तो वो खुश है, किसी जिसको नहीं मिला वो नाराज़ है, वो रैलियाँ निकाल रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? वापस आके गुफ्तगू करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान कराची से अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। कराची की इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत ने उन्हें आखिरी इतलात तक किसी भी किस्म की रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से जारहाना लबोलहजा अपनाए हुए हैं। समझने वाले मुसलसल समझने से कासिर चले आ रहे हैं कि इनका हदफ तनकीद कौन है, इलेक्शन कमीशन या वफाकी हुकूमत। मौलाना का कहना है कि ये इलेक्शन ख़रीदा और बेचा गया है। अगर वफाकी हुकूमत ख़रीद कर बनी है तो उनका सियासी मैदान तो PTI ने मारा है, यानी उन्हें शिकस्त पंजाब और सिंध और वफाक में नहीं बल्कि KPK में हुई है। अगर ऐसा ही है जो कि है तो फिर उनकी झुंझलाहट वफाक और अपने साबिक सियासी हलीफों पर क्यों है? जवाब सादा है कि PTI की साबका हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जद्दोजहद का मोल नहीं पड़ सका और यहाँ ताकत के इस खेल में सियासी शोबदाबाजियों की सौदागरी कदर कीमत कोई सियासी जमात नहीं करती। राना सनाउल्लाह कल ही वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी अमूर बने हैं। वो मौलाना की झुंझलाहट में पोशीदा नुक्ते को समझते हैं। उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रही है और होगी। मौलाना की समझने और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। उनके मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं, मामले को खुश असलूबी से तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या चाह रहे हैं सर, आपको क्या समझ आती है? राना साहब ने कहा है उनसे कोई सख्ती नहीं करेंगे। ठीक, ये क्यों सख्ती करेंगे? मतलब यह कि मौलाना तो इनके साथ तो उनकी कोई ऐसी नहीं है, ताल्लुकात उनके तो बहुत अच्छे हैं। सही। और आप ये भी देखें कि उनके गवर्नर जो हैं KPK हाजी गुलाम अली, वो अभी तक गवर्नर हैं, मौजूद हैं, उन्हें नहीं छेड़ा गया और लेकिन छेड़ा भी नहीं जाएगा। मेरी इतलात ये है कि मुश्किल है कि उन्हें छेड़ा जाए। अच्छा। और यानी ये एक दो चीज़ें, एक दो कार्ड जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने ख़ास तौर पर ये रखे हुए हैं जिससे मौलाना को एक जो है वो राम किया जा सके। ठीक। उसमें एक कश्मीर कमेटी भी है। ओके। हाँ, वो कहते हैं कि ये भी हम उन्हें किसी अच्छे वक्त पे ऑफ़र करेंगे। ठीक। तो मौलाना वहाँ पर रह भी हैं कश्मीर कमेटी। ठीक। अच्छा, मौलाना का मसला असल में ये है कि मौलाना का हदफ जो है वो हुकूमत है नहीं, वो ख़ुद भी कहते हैं। कल उन्होंने लाहौर में ख़िताब भी किया, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत तो बहुत वैसी कमज़ोर है, इसके पास तो है कुछ नहीं। ये बड़ा तरीका है ये हुकूमत से नहीं, हुकूमत से अपने आप को थोड़ा सा अपनी तहरीक को, अपने तोपों का रुख अलग करने का या हुकूमत को एक फेवर देने का एक बड़ा तरीका है कि नहीं भाई ये तो कमज़ोर है, इसे तो हमें कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। सो उनका असल जो है टारगेट जो है या उनका जो मुखातब है वो एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक। मौलाना चाहते क्या? मौलाना की तवक्कुआत जो हैं वो पूरी नहीं हुई।
मौलाना सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे। अच्छा जी। और सदर पाकिस्तान का उनका जो था ख्वाब जो था वो पूरा नहीं हो सका। ठीक। जरदारी साहब वहाँ जा बैठे हैं। ठीक। और इसके साथ साथ मौलाना चाहते थे कि उन्हें बलूचिस्तान की कम अज़ कम हुकूमत जो है वो उन्हें मिलती। ठीक। अच्छा, KPK के अंदर फ़र्क बहुत बड़ा था। हाँ। KPK की हुकूमत का भी ज़ाहिर है कि वो उसके रहे हैं, वो मुत्तहिदा मजलिस अमल की जब हुकूमत बनी थी तो वो हुकूमत भी उन्होंने की हुई है, तो उनका ये भी था कि वहाँ पर, लेकिन KPK के अंदर जैसे मैंने कहा कि फ़र्क बहुत ज़्यादा, वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी। वो तो खुद अपनी सीट भी हार गए डेरा इस्माइल खान से, लेकिन उसके बाद ये था कि बलूचिस्तान में उन्हें कोई रोल मिलता, वहाँ पर उनकी सीटें भी 10-11 बड़ी अजीब सी बात है जी। वो धांधली होगी, तो जहाँ पे धांधली हुई है वहाँ पर तो हुकूमत उनकी है जो खुद धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी हुकूमत है वहाँ पर जी। अच्छा, ये एक दो चीज़ें हैं, ये मौलाना के ये ग्रीवेंसेस हैं, और ये वो ये चाह रहे थे कि उनका आइंदा जो सेटअप है, ये जब इनकी हुकूमत बनी थी 16 माह की हुकूमत, वो उस वक्त ही मौलाना का और उनके साथियों का ये ख्याल था कि मौलाना का अगले जो सिनेरियो है उसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार होगा, और मौलाना उसके साथ चले भी इसी शर्त पर थे, जो उनके पार्टी के जो लोग कहते हैं कि हम इसी शर्त पर चले थे कि मौलाना जो है एक अच्छी उन्हें जो है वो पैकेज मिलेगा। लेकिन ये जो सदारत वाला जो ख़ास तौर पर मामला है, यहाँ पर आकर मौलाना काफ़ी हर्ट है। और दिलजोई कैसे हो सकती है? दिलजोई अब एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी, एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी, उनका टारगेट तो वही है, एस्टेब्लिशमेंट से ही वो कहते हैं कि वहीं से हुआ है। अब यही बातें हैं ना, जो आर्मी चीफ ने भी जो स्टेटमेंट दी है उसमें सिर्फ वो एक PTI वाले ही नहीं है ना, अब मौलाना ने भी एक महाज खोल लिया है, वो भी उधर ही मुंह करके बोल रहे हैं। और आज उनका जलसा भी हुआ है, जैसे कराची के अंदर आप जिसकी बात करें। अच्छा, ये जलसा है, ये कोई मार्च नहीं है, मार्च का नाम दिया गया है, रैली का नाम दिया गया है, ये एक जलसा है। और इससे पहले पशीन में भी एक जलसा हो चुका है, डराने की कोशिश। ये आज का सिर्फ दबाव डालने की आज आगाज नहीं है, ये एक दबाव डालने की एक कोशिश है। और लेकिन देखेंगे जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी उन्हें जो हुकूमत है, हुकूमत उसकी मुश्किलों में क्या आपको नहीं लगता कि वो खौफज़दा इस वजह से ना हो कि ये कहीं PTI की गाड़ी में सवार ना हो जाए? देखिए, मौलाना के पास जो है ना ऑप्शन, इमरान साहब, वो PTI और का अगर ऑप्शन हो नहीं गए है। तो फिर सर नहीं है, मैं मतलब मेरी दानिश में आज के दिन तक PTI का ऑप्शन उनके पास नहीं है। उन्हें मालूम है आखिरी पत्ता। अच्छा, मेरा दिल नहीं मानता कि वो PTI के साथ बैठेंगे, कभी भी नहीं। मसलन PTI के साथ बैठकर मुझे ये बताए ना उन्हें क्या मिलेगा। ठीक, क्या PTI उन्हें KPK के अंदर स्पेस देगी? कुछ नहीं मिलता है इस तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी जो हमारा ख्याल है, या फिर हुकूमत की तरफ से उनको प्रॉपर उस तरह से नहीं मनाया जाता, मनाजात में ज़रा कमी आ जाती है, तो फिर उनके पास सिवाय इसके कि इनको आखिरी धचका जो देना है वो तो फिर PTI के साथ मिलके ही दिया जा सकता है। बिल्कुल आखिरी धचका, लेकिन मैं नहीं समझता कि मौलाना के लिए वहाँ पर कोई अच्छे जज्बात है। ठीक, या उनके लिए कोई ऐसा वेलकमिंग माहौल नहीं है। ठीक, ये मौलाना को भी अच्छी तरह से पता है। और ये आप एक दौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हुए थे, ये उससे कहीं बढ़कर एक मुतजाद सिमतों में खड़े हैं। ये ठीक, देखें, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी सेम है, KPK ही मेन दोनों का एक हल्का इंतखाब है। ठीक है, और दूसरा बलूचिस्तान है। अब मौलाना को तो इतना स्पेस नहीं मिला KPK के अंदर, और उन्हें मजबूरन बलूचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ के आना पड़ा है। ठीक, बलूचिस्तान की 2 सीटों से यानी इलेक्शन लड़ा है। तो वैसे बड़ी इनकलाबी हैं जो गुफ्तगू वो करते हैं, अब बड़ी इनकलाबी हैं, लेकिन उनके, मैं ये समझता हूँ कि उनका ये जो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ना, इसका फ़ायदा हुकूमत ज़रूर उठाएगी। जावेद फ़रूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और आपसे भी हम इजाज़त चाहते हैं। अगली पीर को आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।